हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोग नेट पेपर फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम रिसर्च एप्टीट्यूड में हम लेक्चर 1 ही आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च टॉपिक्स है। ठीक है, लेक्चर 1 इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, काफ़ी सारी टाइप्स हैं, तो हम और दूसरी जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये तैयारी आपकी 2023 के लिए हो रही है, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, और इसके लिए इस टॉपिक को तैयार करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आपकी बार भी पूछा गया था, जो अभी आपका 2022 में ये हुआ है, मर्ज साइकिल में हुआ था, जून और दिसंबर का जो मर्ज साइकिल हुआ है, यहाँ पर भी टाइप्स ऑफ रिसर्च से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए और मैंने पेपर को देखा है, मैं उसको भी लाऊंगी आपके लिए, वो प्रीवियस ईयर पेपर कौन कौन से थे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो है उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि बहुत सिंपल और सरल लैंग्वेज में आ रहे हैं और बहुत समझ में आ रहे हैं, काफ़ी डेप्थ में पूछे गए हैं। तो आपको फंडामेंटल को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर एक पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए एक एक चीज़ों को बारीकी से समझिए और थोड़ा सा डेप्थ में जाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पैटर्न है अब एनटीए का वो काफ़ी चेंज हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जिससे कि वहाँ पर जो कंटेंट है मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो वहाँ से आप नेट पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए नेट का, और प्लस जीएस का जो एडवर्टीजमेंट 51 आया है यूपीएचईएससी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वहाँ पे जीएस की तैयारी भी हो रही है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम लोग देखते हैं कि कई आधारों पर इनका वर्गीकरण किया गया है, कौन कौन से आधार थे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर, ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च क्लासिफिकेशन जो ये किया गया है, ये उद्देश्यों के आधार पे किया गया है ना। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे, अप्रोच के आधार पे और टाइप्स ऑफ मेथड्स के आधार पे क्लासिफिकेशन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं रिसर्च के। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च के आधार पे देखिए, फंडामेंटल रिसर्च होता है पहला, मौलिक अनुसंधान कहते हैं, इन्हें बेसिक रिसर्च अथवा प्योर रिसर्च भी कहते हैं। और इस प्रकार के अनुसंधान कार्य के द्वारा नए ज्ञान, नई थ्योरीज, नए फैक्ट्स और नए ट्रुथ्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये होता है फंडामेंटल रिसर्च। कहें तो ये एक ऐसा शोध होता है जिसमें कि रिसर्चर का मुख्य ऑब्जेक्टिव जो होता है, मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र में एक सिद्धांत विकसित करना होता है, एक थ्योरीज को विकसित करना होता है। इस तरह के शोध में क्या करता है, वो कुछ व्यक्तियों का सिलेक्शन निष्पक्ष भाव से कर लेता है। ठीक है, एट रैंडम वो कर लेता है और उसके व्यवहार का अध्ययन करके एक निश्चित सामान्यीकरण करता है। सामान्यीकरण मैंने आपको बताया है, आपने इसकी जो है प्रॉपर्टीज जब पढ़ी होंगी रिसर्च की, वो वीडियो भी मैंने बना रखा है, तो वहाँ पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, उन चीज़ों को आप समझ लीजिएगा। तो सामान्यीकरण करता है, मतलब इस ग्रुप से जो निष्कर्ष वो निकालता है अपने शोध के दौरान, उसका वो जनरलाइजेशन करता है, बाकी सामान्य लोगों पर भी उनको अप्लाई करता है। ठीक है, यहाँ पर रिसर्चर इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं करता है कि यह शोध किसी क्षेत्र की व्यवहारिक समस्या के लिए फायदेमंद है या नहीं है, यूजफुल है नहीं है, इससे उसका कोई सरोकार नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च की बात करें, जो कि सेकंड नंबर की है, इस प्रकार के अनुसंधान कार्य के द्वारा पूर्व में ज्ञात सिद्धांत, तथ्यों और सत्यों का प्रयोग करके किसी उपयोगी वस्तु या उपयोगी प्रक्रिया का विकास करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फंडामेंटल रिसर्च से कोई भी थ्योरीज या फैक्ट्स मिलते हैं, उन्हीं का यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या होता है, एक विशेष पर्पस होता है रिसर्चर का, जो कि फंडामेंटल रिसर्च में नहीं होता है। यहाँ पर फंडामेंटल रिसर्च के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की जांच वास्तविक समस्या समाधान में की जाती है, क्योंकि एक स्पेशल पर्पस होता है तो उसकी एक समस्या होगी, है ना। एक विशेष समस्या के लिए वो इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करता है और उसका समाधान करने की कोशिश करता है। यहाँ पर रिसर्चर इस बात पे जोर देता है कि उसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष संबंधित क्षेत्र की वास्तविक समस्या का समाधान किस हद तक कर पाता है, जबकि फंडामेंटल रिसर्च में ऐसा नहीं था, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर इसको कह सकते हैं, अप्लाइड रिसर्च को मौलिक अनुसंधान के परिणामों का व्यवहारिक परिस्थितियों में अनुप्रयोग कहा जा सकता है। जो फंडामेंटल रिसर्च की जो थ्योरीज हैं, फैक्ट्स हैं, उन्हीं को यहाँ पर एप्लीकेशन मोड पे यूज़ किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, डिज़ाइनिंग होती है, कार्यान्वयन होता है, प्रोसेसिंग या फंक्शनिंग और परीक्षण प्रणाली, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। तो ये हो गया अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च के बीच डिफरेंस। उसके बाद है एक्शन रिसर्च, काफ़ी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर
क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया को लाने का श्रेय किसको था? स्टीफन एम कोरे। ठीक है, ये एक रिसर्चर है, इनका जो है योगदान इसमें था। इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों में क्या होता है? इमीडिएट और लोकल प्रकृति की समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से खोजने का प्रयास किया जाता है। वैज्ञानिक ढंग में पता है कि एक साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं। एक पहले जो है समस्या मतलब ली जाती है, समस्या का पहले क्षेत्र निर्धारित करते हैं, किस क्षेत्र से आपको रिसर्च करनी है। ठीक है, उसके बाद समस्या का चुनाव करते हैं, फिर परिकल्पना का निर्माण करते हैं, उसके बाद रिसर्च मेथड्स, टेक्निक्स, टूल्स क्या क्या यूज़ किए जाएंगे, ऐसे करके ये रिसर्च प्रोसेस होता है साइंटिफिक मेथड से। अब क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं की बात करें तो ये क्या होता है? एक सिचुएशनल अनुसंधान कार्य है, परिस्थितिगत है। इसमें किसी तात्कालिक समस्या, जो कि तुरंत की समस्या होती है, इमीडिएट समस्या का निदान और समाधान विशिष्ट परिस्थिति के संदर्भ में करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिटी हुई कि अगर कोई इमीडिएट हमको करना है जिसमें कि कम टाइम लगे, फ्लेक्सिबल तरीके से हो, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मेथड और बहुत ज़्यादा टूल्स ये सब ना अप्लाई करना पड़े, तो वहाँ पर क्या होगा? एक्शन रिसर्च का प्रयोग करेंगे। मतलब ये हुआ कि क्रियात्मक अनुसंधान की प्रवृत्ति अन्य अनुसंधान की तुलना में लेस फॉर्मल और फ्लेक्सिबल होती है, इसको इमीडिएट यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यमान परिस्थिति में सुधार, इंप्रूवमेंट लाना होता है, जिससे उसे अधिक उपयोगी और बेहतर बनाया जा सके। वो समस्या कहीं भी हो सकती है, शैक्षिक क्षेत्र में हो सकती है, कहीं भी, तो वो इमीडिएट जहाँ पर भी आपको इंप्रूवमेंट लाना है वहाँ पे हो सकती है। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए चयनित की जाने वाली समस्या का स्वरूप क्लियर और कॉन्क्रीट होता है। ठीक है, सामने होनी चाहिए वो समस्या। तो ये हो गई इसकी कुछ विशेषताएं। अब इसका क्रियात्मक अनुसंधान का यूज़ कैसे करते हैं? तो इसका जो है दो पक्षों में ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक तो डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट और एक होता है मतलब उपचारात्मक पक्ष। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है उपचारात्मक और क्यूरेटिव मतलब निदानात्मक। ठीक है, उपचारात्मक और निदानात्मक दो पक्षों में, पहला उपचारात्मक हो गया और दूसरा निदानात्मक पक्ष। लिखने में थोड़ा सा ऐसे है, प्रिंट होने में ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए, उपचारात्मक पक्ष मतलब यहाँ पर क्या होता है? समस्या जो है उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी कारणों को खोजता है, और जबकि उपचारात्मक पक्ष क्या उस समस्या को दूर करने के उपाय सुझाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है दो एस्पेक्ट्स में इसका यूज़ करते हैं। उपचारात्मक मतलब उपचार करेगा, समस्या को दूर करेगा, और जो ये होगा निदानात्मक, उसके उत्तरदायी कारणों को खोजेगा। तो ये हो गया आपका डायग्नोस करना और क्यूरेटिव। ठीक है, एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पक्ष होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रिसर्च अप्रोच। रिसर्च अप्रोच क्या होता है? पहले तो अप्रोच समझना चाहिए कि क्या होता है। अप्रोच की बात करें तो आयाम क्या होता है? आयाम, इसी को आयाम भी बोलते हैं। आयाम एक क्या है? सुविधाजनक मार्ग है जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो अप्रोच का मतलब यही हुआ। अब अप्रोच जो होते हैं, अगर हम शोध की बात करें तो रिसर्च में दो तरह के अप्रोच यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसको तो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशन किस तरह से जो है इसमें डिवाइड किया गया है। पहले आप अप्रोच को समझ लीजिए कि शोध में दो तरह के अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। पहला होता है क्रॉस सेक्शनल अप्रोच, अनुप्रस्थ आयाम, या दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच। इंग्लिश में इनको टर्म्स को याद रखेंगे। इंग्लिश से क्या होता है कि आप थोड़ा सा रिलेट कर ले जाते हैं, हिंदी में तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। अनुदैर्ध्य अध्ययन, इसमें लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने के लिए समान विषयों की बार बार जांच करना शामिल है। ये समयावधि कुछ सप्ताह, मतलब इतनी छोटी भी हो सकती है कि कुछ सप्ताह के बीच हो, या कई दशक तक लंबी भी हो सकती है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या हुआ? लंबाई में। ठीक है, ऐसे जैसे कि अनुदैर्ध्य अध्ययन क्या है? अर्थशास्त्र, महामारी विज्ञान और चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं। तो आपको जैसे कि अभी कोरोना का समय था तो उसमें उसका आपको स्टडीज़ करना था कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। तो यहाँ पर 2 साल तक करीब इसका इफेक्ट रहा, और अभी भी है, अभी भी न्यूज़ में आ रहा है। तो आप देखते हैं पहले यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया, फिर ऐसे इस तरह से करके कई बार जो है ये जो है इसका अध्ययन करते रहे। तो ये क्या हुआ? एक लंबा प्रोसेस हुआ है ना, लंबी अवधि तक चलने वाला हुआ। तो यह एक प्रकार का क्या है? अवलोकन अनुसंधान है, जहाँ शोधकर्ता विषयों में हस्तक्षेप नहीं करता है। लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ये हो गया आपका। और उसके बाद, और हाँ, आपकी एक क्वेश्चन और पूछा गया था, लॉन्गिट्यूडनल से ही था, मतलब वहाँ पे अभी मैं दूंगी आपको, उस पेपर का सेट भी दूंगी। तो पेपर फर्स्ट का था ये जुलाई में, जो आपका फेज़ 1 हुआ था, उसमें
कोहोर्ट एनालिसिस पूछा गया था, वो भी लॉन्गिट्यूडनल का ही एक टाइप है। तो कोहोर्ट एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, इस तरह से करके 4 दिए थे, मुझे बाकी 2 याद नहीं है इस समय। तो वो आपको मैचिंग करने थे, है ना। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं जो कि आपको, जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तो ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लॉन्गिट्यूडनल हो गया। क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल अप्रोच क्या होता है? ये भी एक तरह का अवलोकन अध्ययन है। इसमें एक शोधकर्ता समय पर एक विशिष्ट बिंदु पर कई अलग अलग व्यक्तियों से डेटा एकत्रित करता है। जैसे कि इसका फिगर मैंने देखिए ऐसे आपको समझाने के लिए बताया, लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में। क्रॉस सेक्शनल की बात करें तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर रिसर्चर है, एक ही टाइम में इस जो है व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन करेगा, इसका करेगा, इसका करेगा, इसका, ऐसे ऐसे करके क्रॉस सेक्शनल हो गया। ये याद रहेगा आपको, इस तरह से फिगर को याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। मतलब शोधकर्ता एक समय पर एक विशिष्ट बिंदु पर कई अलग अलग व्यक्तियों से डेटा एकत्र करता है। शोधकर्ता इन अध्ययनों का उपयोग कई विशेषताओं जैसे कि आय, लिंग, आयु का एक साथ विश्लेषण करने के लिए कर सकते हैं ना। इस तरह से इस फिगर से आपको याद रहेगा कि एक साथ एक ही टाइम पे एक रिसर्चर मतलब कर सकता है, उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा जनसंख्या में प्रचलित विशेषताओं की भी झलक देते हैं और वर्तमान में जनसंख्या में क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल क्या है? एक विशिष्ट क्षण में जनसंख्या या समाज का एक स्नैपशॉट प्रदान कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम यही कह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जो क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल है एक दूसरे के विपरीत है। तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल। आई होप अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अप्रोच के बारे में आपने जान लिया, ये भी रिसर्च का ही एक आयाम है, एक जो है इसका भी तरीका है। ठीक है, अब इसी आधार पे, इन्हीं अप्रोच के आधार पे हम बात करेंगे कि किस टाइप के और रिसर्च हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इसमें आता है आपका क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच के आधार पे बात करें तो क्वालिटेटिव अप्रोच होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव में क्या होता है? क्वालिटेटिव की बात करें तो गुणात्मक अनुसंधान के क्रियाकलाप, गुणात्मक घटनाक्रम, क्वालिटेटिव फिनोमेनन पे केंद्रित रहते हैं। अभी बाद में हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे कि यहाँ पर क्वालिटीज़ की बात की जाती है। इसमें बहुत सारे आते हैं जैसे कि दार्शनिक अनुसंधान, ऐतिहासिक, नेचुरलिस्टिक प्रकृतिजन, एथनोग्राफिक और फिनोमेनोलॉजिकल। ये क्या है आपके क्वालिटेटिव रिसर्च में। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन सा आता है। ये ऐसे आपको 4 ऑप्शन देगा, इसमें से कोई एक हो सकता है, बाकी एक नहीं हो सकता। इस तरह से भी पूछ सकता है कि कौन सा क्वालिटेटिव है, कौन सा क्वांटिटेटिव है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। आएंगे कैसे? जब हम इनके जो है तथ्यों को जान लेंगे कि इसके अंदर क्या होती हैं चीज़ें, है ना। तो इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन मैं आगे इनका सबको आपको इन शॉर्ट में बता दूंगी। आगे देखते हैं, ये तो आपका अप्रोच हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इस फिगर को भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए अनुसंधान की प्रक्रिया है। तो अप्रोच क्या हो गए? लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, 2 तरह के अप्रोच यूज़ करते हैं। मेथड्स की बात करें, कई लोग मेथड्स और टेक्निक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मेथड्स क्या है? हिस्टोरिकल मेथड, ये लॉन्गिट्यूडनल है ना। लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, देखिए 2 जो है फिर से डिवीज़न कर रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो यहाँ पे हिस्टोरिकल, केस स्टडी और जेनेटिक, ये सब क्या है? आप केस स्टडी भी देख रहे हैं ना, एक ही व्यक्ति का, या हम ये कहें कि कोई ऐसी डिसीज़ है जो कि आनुवंशिकता के आधार पर चली आ रही है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक विधि में भी ऐसे ही होता है कि लॉन्ग प्रोसेस चलता है इसका, और जेनेटिक मेथड्स में भी वही होता है। अब क्रॉस सेक्शनल की बात करें तो ये सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोस्ट फैक्टो, तो ये क्रॉस सेक्शनल होते हैं। अब ये टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं इसके अंतर्गत, ये सारी निरीक्षण हो गया, परीक्षण हो गया, और अनुमापनी हो गई, स्केल, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, और कुछ स्टैटिस्टिकल सांख्यिकीय प्रविधियाँ होती हैं, कई तरह के टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, तो हमने क्वालिटेटिव की बात कर ली। अब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं कि मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत मात्रात्मक प्रकार से मापित हो सकने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि सर्वेज, एक्सपोस्ट फैक्टो स्टडीज़ और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। अभी जब इसका डिफरेंस आप देखेंगे ना तो इन दोनों को समझ में आ जाएगा। फिर कुछ मिक्स रिसर्च होते हैं जिसमें कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का ही यूज़ करते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गुणात्मक ढंग से और कुछ के लिए क्या होता है? मात्रात्मक। ठीक है, मात्रात्मक मतलब मात्रा के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर जिनको नापा जा सके। गुणात्मक मतलब गुणों के आधार पर, है ना। तो इस तरह से ये डिफरेंस होता है। बाकी हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान के बीच अंतर क्या होता है। गुणात्मक शोध क्या है? मानव व्यवहार और व्यक्तित्व को बेहतर ढंग से समझने में
और मानव और सामाजिक विज्ञान की बेहतर समझ विकसित करने की एक विधि है। जबकि मात्रात्मक की बात करें, क्वांटिटेटिव की, ठीक है, क्वालिटी मतलब गुण है ना, तो मात्रात्मक क्वांटिटेटिव क्या है, ये अनुसंधान तार्किक होता है, लॉजिकल, सांख्यिकी और गणितीय तकनीकी। इसमें कुछ ऐसे जो है संख्याओं का उपयोग करते हैं, बहुत सी तकनीकी का प्रयोग करके संख्यात्मक डेटा उत्पन्न करने के लिए ये उपयोग की जाती है, ठीक है, इस विधि का ऐसे उपयोग करते हैं। तो ये हो गई आपकी क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव में क्या होता है कि बेहतर ढंग से समझने के लिए और समझ विकसित करने की विधि है। अब क्वालिटेटिव की बात करें तो जहाँ गुणात्मक डाटा का संकलन और व्याख्या करना शामिल रहता है, वहाँ पर अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो मात्रात्मक प्रदत्तों और मतलब डाटाज, प्रदत्त मतलब डेटा का संकलन और सांख्यिकी विश्लेषण, क्योंकि संख्याओं के आधार पर होता है, जो क्वांटिटेटिव होता है इसको मापा जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर सांख्यिकी प्रविधियों का उपयोग होता है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में यही फर्क होता है, ठीक है। यहाँ पे डेटा का संकलन और व्याख्या की जाती है, यहाँ पर सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है। तो ये मात्रात्मक हो गया, गुणात्मक, फर्क हो गया। तीसरा देखें, गुणात्मक शोध आमतौर पर शब्दों का उपयोग करके व्यक्त करते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे रेखांकन और संख्याओं मतलब कुछ ऐसे चित्रों का, अंकों का और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, ये होता है आपका क्वांटिटेटिव में, ठीक है। और दो देखते हैं, गुणात्मक उपयोग में दस्तावेजों, अवशेष और फोकस ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और इन डेप्थ इंटरव्यू, इन सब की सहायता से सूचना एकत्रित की जाती है। यहाँ पर देखिए कोई भी डाटा का कलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर दस्तावेज समझ रहे हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल जो रिसर्च होती है तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे जीवाश्म मतलब जो कि कुछ ऐसे चिन्ह मिलते हैं, कहीं कुछ ऐसे अवशेष मिले, हड्डियाँ मिली, है ना। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे हड्डियाँ मिली, कुछ ऐसे अवशेष मिले, उस समय की चीज़ें मिली, है ना, उस समय की मुद्राएं मिली, चित्र मिले, इस तरह से उनके द्वारा पता लगता है कि उस समय का कैसा था। अवशेष हो गया। और फोकस ग्रुप डिस्कशंस होता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक भी पढ़ी है आपने, तो वहाँ पर भी क्या होता है, अंदर से चीज़ों को बाहर लाया जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक के थ्रू होता है। और इंटरव्यू है ना, इन डेप्थ इंटरव्यू होता है, उससे सूचना एकत्रित करते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रश्नावली, टेस्ट होते हैं और स्केल्स, कुछ मेजरिंग स्केल्स होते हैं, इनका प्रयोग करके डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये फर्क हो गया आपका। फिर एक और होता है गुणात्मक उपयोग, सूचनाओं के सब्जेक्टिव असेसमेंट से संबंधित होती है ना। जबकि क्वांटिटेटिव की बात करें तो वस्तुनिष्ठ जो है, वस्तुनिष्ठ प्रदत्तों से विश्लेषण होता है। मात्रात्मक उपयोग संबंध वस्तुनिष्ठता से होता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ऑब्जेक्टिविटी का ख्याल रखा जाता है, सांख्यिकीय विश्लेषण के द्वारा ऑब्जेक्टिव निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस। अब उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रिसर्च मेथड्स के आधार पे क्या होता है। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक आपने लाइक तो नहीं किया होगा तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेरी पूरी इच्छा है कि आप मतलब मेरी भी पूरी कोशिश भी है कि ये आप समझ में आ जाए आपको और कहीं से भी आपका क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि अब इतने ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, डीप में पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी है। उसके बाद मैं इससे संबंधित क्वेश्चन भी लूँगी, इस वीडियो में तो मैंने नहीं लिए हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर बोरिंग हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें नहीं इनको कंसीडर किया है। हम लोग पहले इसको जो है थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें तो इस प्रकार के अनुसंधान में हिस्टोरिकल मेथड का उपयोग करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पास्ट का स्टडीज किया जाता है, क्या था, व्हाट वाज, मतलब पहले क्या था, पहले पूर्व ज़माने में क्या था, पहले क्या था, प्रीवियस स्टेज क्या थी, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिलता है। इस प्रकार के अनुसंधान की विषय वस्तु क्या होती है, ऐतिहासिक सामग्री होती है, वही जो कि आपने पीछे पढ़ा, अवशेष और इस तरह से जो कई एक सोर्स मिलते हैं ना, तो वो सारे अवशेष हो जाते हैं, वो चीज़ें जो कि हमको पिछले समय की मिलती हैं, वो सारी ऐतिहासिक रिसर्च में, ऐतिहासिक अनुसंधान में होती है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका जो रिसर्च के अंदर क्या होता है वो चीज़ें हम सारी पढ़ेंगे। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें तो इसमें डिस्क्रिप्टिव मेथड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर तो देखिए पास्ट का स्टडीज कर रहा था, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में बात करें तो प्रेजेंट की बात करता है। ये अनुसंधान वर्तमान में विद्यमान परिस्थितियों का अध्ययन करके क्या है इस प्रश्न का उत्तर देता है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वे मेथड,
एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी और केस स्टडी, ये सब क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती हैं। ये सारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती हैं। इसमें अध्ययन की विषय वस्तु, वर्तमान परिस्थितियों और उनसे प्राप्त सूचनाएं होती हैं। जो भी सूचनाएं मिलती हैं, जो भी डेटाज मिलते हैं, वो सारी जो है सर्वे मेथड के द्वारा, इन सब के द्वारा मिलती है। एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब कार्य कारण संबंध इसमें ज्ञात किया जाता है, मतलब कार्य हो जाने के बाद उसके प्रभाव का अध्ययन इसमें करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाकी हम एक एक करके सारी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, मतलब ये पास्ट, हिस्टोरिकल पास्ट का बात करता है, और डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, ये प्रेजेंट की बात करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यहाँ पर क्या होता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान। इस प्रकार के अनुसंधान में एक्सपेरिमेंटल मेथड का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, फ्यूचर परिस्थिति का, मतलब भावी परिस्थिति, भविष्य में क्या होगा, इसका अनुमान लगाया जाता है कि क्या होगा, व्हाट विल बी, इस प्रश्न का उत्तर देता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस पता लग गया। अभी खाली इतना ही जानिए, क्योंकि हम खाली जो है क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये हो गया आपका। इसमें क्या होता है, चर, वेरिएबल्स आप जानते हैं जिनको कि मापा जा सकता है, जो परिवर्तित होते रहते हैं। तो इनमें किसी चर, किन्हीं चरों को कंट्रोल या मैनिपुलेट मतलब जोड़ तोड़ करा जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही ऐसा होता है कि जोड़ तोड़ करने की संभावना होती है। ठीक है, तो इस तरह से कंट्रोल किया जाता है या मैनिपुलेट किया जाता है, और फिर घटनाक्रम पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की एक खासियत है, ये जो ये पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा ही सीधा एज इट इज पूछ लिया जाता है कि जिसमें कंट्रोल किया जा सके, मैनिपुलेट किया जा सके, जोड़ तोड़ किया जा सके, वो कौन सा ऐसा रिसर्च है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक पास्ट की बात करता है, हिस्टोरिकल, फिर दूसरा डिस्क्रिप्टिव की बात की, तो ये प्रेजेंट की बात किया। अब इसने एक्सपेरिमेंटल में क्या हुआ, फ्यूचर की बात करता है। इतना डिफरेंस आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अगली वीडियो में हम लोग बाकी जो टाइप्स बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एक एक चीज़ कैसे क्या है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस को भी रिलेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी का सेकेंड पार्ट होगा। और चैनल पे आप लोग बने ज़रूर रहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।